Yes, students, now we shall discuss the third topic of this chapter. The name of the chapter is Nationalism in India. The third topic is towards civil disobedience movement. As we have lasted the chapter, the second part of the chapter from Chauri Chaura incidents. As we have heard, as we have discussed already in Chauri Chaura in 5th February 1922, Gorakhpur, that is in United Province or UP, a large group of protesters participated in non cooperation movement. एक बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स ने मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, जिनका कि पुलिस से क्लैश हुआ था. हु ओपनड फायर, जिन्होंने उनके ऊपर फायरिंग कर दी थी. बहुत सारे पुलिस स्टेशंस भी जला दिए गए थे. एक वायलेंट टर्न ले लिया था इस इंसिडेंट ने. डेट्स वाई महात्मा गांधी डिसाइडेड टू हॉल्ट टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि वो रोक देंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को. नाउ वी शैल डिस्कस टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. अब हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में. इन February 1922 महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. February 1922 में महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेने के बारे में सोचा. ही फेल्ट द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट इन मैनी प्लेसेज एंड सत्याग्रहीज नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल्स. अब उन्हें क्या लगा कि इस मूवमेंट ने बहुत ही हिंसक रूप ले लिया है बहुत सारी जगहों पर, और सत्याग्रहीज को अब ज़रूरत है पूरी तरह से ट्रेनिंग की. किस चीज़ की ट्रेनिंग की? कि मास स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने से पहले दे नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेंड. उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है. उनको समझाना पड़ेगा व्हाट दे हैव टू डू और इन व्हाट दे डू नॉट हैव टू डू, कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है. विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वर बाय नाउ टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल्स. कांग्रेस में रहते रहते बहुत सारे लीडर्स तो अब थक चुके थे इस तरह के मास स्ट्रगल से, संघर्ष से, एंड वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस. अब ये लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते थे. टू द प्रोविंशियल काउंसिल्स, प्रांतीय जो सभा जो इलेक्शंस थे प्रोविंशियल काउंसिल्स के, उनमें ये पार्टिसिपेट करना चाहते थे. दैट हैड बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, जिसको कि स्थापित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि था 1919 का जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अकॉर्डिंग ये प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन सेटअप किए गए थे. दे फेल्ट, इनका मानना था दैट इट वाज इम्पॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल्स. इन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्रिटिश पॉलिसीज़, ब्रिटिश नीतियों का काउंसिल में रहते हुए अपोज करना बहुत ज़्यादा अब ज़रूरी हो गया है. आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म, वहाँ पर रहते हुए, अगर वहाँ की मेंबरशिप मिलेगी तो वहाँ रहते हुए सुधार करना आसान होगा. एंड ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक, और इस चीज़ का प्रदर्शन भी कर सकते हैं ये कि इस तरह के जो काउंसिल्स होते हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं हैं. नाउ C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी. अब C.R. दास और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी बनाई. विद इन द कांग्रेस के अंतर्गत रहते हुए, कार्य करते हुए, टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स, और इन्होंने वापस लौटने के लिए काउंसिल पॉलिटिक्स में वापस लौटने के लिए डिस्कशन किया. बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस. लेकिन जो युवा नेता थे उस समय के, जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस जी, इन्होंने बहुत ज़्यादा उग्र आंदोलन के बारे में कहा. इन्होंने कहा कि मास एजिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर फुल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए. इन सच अ सिचुएशन of internal debate and dissension, two factors again shaped Indian politics towards the late 1920s. और ऐसी स्थिति में ये जो इतनी आंतरिक जो बहस चल रही थी और इतनी ज़्यादा असहमति थी इन दोनों फैक्टर्स में, दोनों घटक में, अगेन शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920s, जिसकी वजह से जो भारतीय राजनीति थी उसको दोबारा से एक रूप मिला लेट 1920s के दौरान. द फर्स्ट वॉज द इफ़ेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन. एक तो पहला जो प्रभाव था वो था पूरे वर्ल्ड में आर्थिक मंदी का आना. एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926. अब जो एग्रीकल्चरल प्राइसेस थे वो भी गिरने लगे
1926 से एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1920। और कब तक गिरते रहे? 1930s तक गिरते रहे। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स फैल, जैसे जैसे एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स थे या जो सामान था उसकी मांग बढ़ती गई, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन होते चले गए, बंद होते चले गए। जब अपने ही देश में डिमांड बढ़ गई और प्रोडक्शन अपने ही देश को के लिए पूरा नहीं कर पा रहा है तो बाहर एक्सपोर्ट डेफिनेटली कम हो जाएगा। पीजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट एंड पे देयर रेवेन्यू। किसानों की यह हालत हो गई इकोनॉमिक डिप्रेशन की वजह से कि वो अपनी फसल को बेच पाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा था और अपना रेवेन्यू पे करना भी उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था। बाय 1930s, इसलिए 1930s तक द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। जो पूरा गाँव की स्थिति थी वो कैसी थी? बहुत ज़्यादा समस्या से भरी थी। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड के विपरीत द न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन में एक नई गवर्नमेंट, नई सरकार जिसका कि नाम था टोरी गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूटेड ए स्टेट्यूटरी कमीशन। इन्होंने एक स्टेट्यूटरी, एक वैधानिक कमीशन आयोग बनाया, संगठित किया अंडर सर जॉन साइमन। किनके निर्देशन में? सर जॉन साइमन के निर्देशन में। सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, प्रत्युत्तर देने के लिए, उत्तर देने के लिए नेशनलिस्ट मूवमेंट का। द कमीशन वॉज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्टेड चेंजेस। अब क्योंकि सबको पता तो चल ही रहा था कि इतना ज़्यादा आंदोलन, नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा है, तो इस नेशनलिस्ट मूवमेंट के बदले में उत्तर में सर जॉन साइमन के निर्देशन में एक स्टैट्यूटरी कमीशन, एक वैधानिक कमीशन बनाया गया। और ये कमीशन किस लिए था? ये कमीशन था, द कमीशन वॉज टू लुक, that commission was to look into the functioning of the constitutional system in India, कि भारत का जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका जो कार्य होगा वो किस प्रकार होगा, ये इस कमीशन के माध्यम से तय किया गया। द प्रॉब्लम वॉज डैट, अब प्रॉब्लम क्या थी? इस कमीशन में कुछ चेंजेस भी सजेस्ट किए गए थे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? द प्रॉब्लम वॉज डैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। इस आयोग में, इस कमीशन में एक भी सिंगल मेंबर नहीं था। डेट वॉज द मेन प्रॉब्लम। दे वर ऑल ब्रिटिश, वो सभी लोग कौन थे? वो सारे ही ब्रिटिश थे। तो कैसे इंडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती थी इसके माध्यम से? When the Simon Commission arrived in India, और जब ये साइमन कमीशन भारत में आया 1928 में, इट वॉज ग्रीटेड विद द स्लोगन, तो इसका स्वागत भी किन नारों से किया गया? गो बैक साइमन, साइमन वापस चले जाओ। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस, सभी पार्टियां जो कि जिसमें कि कांग्रेस भी शामिल थी, एंड द मुस्लिम लीग भी शामिल थी, पार्टिसिपेटेड इन द डिमॉन्स्ट्रेशन, उन्होंने इस प्रदर्शन में अपना भाग लिया। इन एन एफर्ट, और अपने इस प्रयास में, टू विन दैम ओवर, कि उन पर जीत हासिल करने के लिए, द वॉइस रॉय लॉर्ड इरविन अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1929, वॉइस रॉय लॉर्ड इरविन ने अनाउंसमेंट किया अक्टूबर 1929 में, अ वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडियन। इन्होंने कहा कि एक ऐसा प्रस्ताव रखा, जो कि प्रस्ताव कैसा था स्टूडेंट्स? डोमिनियन स्टेटस का था, डोमिनियन स्टेटस का था फॉर इंडिया, इंडिया के लिए, इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, जिसका कि भविष्य बिल्कुल भी निश्चित नहीं था। एंड ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और इन्होंने गोल मेज सम्मेलन की बात की, टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, की भविष्य में जो संविधान है वो कैसे तय किया जाएगा, उसके लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी। सो स्टूडेंट्स, दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों से कांग्रेस लीडर बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुए। द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, जितने भी रेडिकल्स यानी सोशलिस्ट थे कांग्रेस के अंतर्गत काम करने वाले, जिनका जो कि लेड बाय, जो कि नेतृत्व किनके द्वारा किया जा रहा था? जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, बिकेम मोर असर्टिव, ये लोग और ज़्यादा एक्टिव हो गए उस समय में। अब इस सिचुएशन को देखते हुए दे बिकेम मोर एक्टिव, ये लोग और भी ज़्यादा एक्टिव हुए। The liberals and moderates who were proposing a constitutional system, liberals जितने भी उग्र जो सोशलिस्ट थे, मॉडरेट्स थे जो मध्यम
मध्यमार्गी जो नेता थे, हु वर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, जो कि किस पक्ष में थे, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के पक्ष में थे, विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन, जो कि जिसकी की ड्राफ्टिंग किसने की थी, ब्रिटिश डोमिनियन ने, ब्रिटिश सरकार जो कि डोमिनेशन में थी। ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस, उन्होंने धीरे धीरे अपना प्रभाव खो दिया। इन दिसंबर 1920, देन व्हाट, इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी की प्रेसिडेंसी के अंतर्गत द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज, लाहौर कांग्रेस ने मांग रख दी पूर्ण स्वराज की और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की। इट वॉज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज द इंडिपेंडेंस डे, और ऐसा डिक्लेयर किया गया कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। When people were to take a pledge, जिस दिन लोग शपथ लेंगे टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जिसमें कि लोगों ने क्या किया, लोग शपथ लेंगे पूर्ण स्वराज की, यानी पूर्ण स्वतंत्रता की। स्टूडेंट्स एक बार फिर देख लेंगे आप। इन दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी की प्रेसिडेंसी के अंतर्गत लाहौर कांग्रेस ने फॉर्मलाइज द डिमांड, उन्होंने मांग रख दी पूर्ण स्वराज की और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, इंडिया के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की री। इट वाज डिक्लेयर्ड, और ये डिक्लेयर कर दिया गया 26 जनवरी 1930 को, जिसलिए आप बार बार ये जो सोचते हैं ना कि इंडिपेंडेंस डे पहले भी डिक्लेयर हो गया, तो ये वही इंसिडेंट है। इट वाज डिक्लेयर्ड दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड, डिक्लेयर कर दिया गया कि 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया जाएगा एज द इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे के रूप में। When people were to take a pledge, जब लोगों को एक शपथ लेनी थी टू कंप्लीट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, वो योगदान देंगे पूर्ण स्वतंत्रता के लिए। बट द सेलिब्रेशंस अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, लेकिन ये जो उत्सव मनाया गया इसमें बहुत कम अटेंशन मिली लोगों की। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे, इसलिए महात्मा गांधी को एक ऐसा रास्ता अपनाना था टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, किस अमूर्त विचार को जोड़ दें, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम को जोड़ दें, किससे, टू मोर कॉन्क्रीट इश्यूज ऑफ एवरीडे लाइफ। अगर हम रोज़ के जीवन से इस मुद्दे को, इस इशू को जोड़ देंगे तो इसको ज़्यादा अटेंशन लोगों के द्वारा मिल जाएगी। डेट वॉज द कंसेप्ट। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी शैल डिस्कस, अब इन्होंने एवरीडे लाइफ से कैसे, इस कॉन्क्रीट इशू ऑफ एवरीडे लाइफ से महात्मा गांधी जी ने इस मैटर को जोड़ा, वो हम देखेंगे थ्रू द सॉल्ट मार्च। What happened in the salt march? Mahatma Gandhi found in salt a powerful symbol that could unite the nation. आपको ये लाइन थोड़ा सा ध्यान से समझनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस लाइन। महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट को एक पावरफुल सिंबल माना जो कि देश को जोड़ सकता था। कैसे? ऑन 31 जनवरी 1930, 31 जनवरी 1930 में, यू हैव टू रिमेंबर दिस डेट, 31 जनवरी 1930 ही सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन, इन्होंने वाइसरॉय इरविन को एक लेटर भेजा स्टेटिंग 11 डिमांड्स, और उसमें इन्होंने अपनी 11 मांग रखी। सम ऑफ दीज वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, कुछ तो इनके अपने सामान्य विशेष वेलफेयर के लिए थी। अदर्स वर स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, लेकिन कुछ मांग जो इनकी थी वो विशिष्ट थी, जिसमें कि अलग अलग वर्ग के लोगों की मांग को रखा गया था। फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर किसानों तक की जितनी भी मांग थी। द आइडिया वॉज टू मेक द डिमांड्स वाइड रेंजिंग, और इनका विचार ये था कि इन मांग को वाइड रेंजिंग यानी दूर दूर तक पॉपुलर कर दिया जाए, सो डेट ऑल क्लासेस विद इन द इंडियन सोसाइटी, जिससे कि भारतीय समाज के हर वर्ग के व्यक्ति कुड आइडेंटिफाई विद देम, अपनी एक पहचान बना सकें, एंड एवरीवन कुड बी ब्रॉट टुगेदर इनटू अ यूनाइटेड कैंपेन, और हर किसी को एक ऐसे अभियान में एक साथ लाकर काम कराया जाए जो कि यूनाइटेड होगा, ऐसा अभियान जो कि एक साथ लोग जिसमें मिलकर काम करेंगे। द मोस्ट स्टरिंग ऑफ ऑल, और इन सभी में सबसे ज़्यादा एस्टोनिशिंग यानी आश्चर्यचकित कर देने वाला क्या था, वॉज द डिमांड, एक ऐसी मांग थी जो सबसे ज़्यादा एस्टोनिशिंग थी, सबसे ज़्यादा चकित करने वाली थी, एंड दैट डिमांड वॉज टू एबॉलिश द सॉल्ट लॉ। और ये डिमांड क्या थी स्टूडेंट्स? एबॉलिश द सॉल्ट लॉ। सॉल्ट लॉ को क्या कर, सॉरी, एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स,
सॉल्ट टैक्स को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक। सॉल्ट एक ऐसी चीज़ थी जिसका कि इस्तेमाल रिच और पुअर एक जैसा करते हैं। ना तो सॉल्ट ऐसी चीज़ है कि जो ज़्यादा रिच है वो उसका ज़्यादा इस्तेमाल करेगा और जो पुअर है वो उसका कम इस्तेमाल करेगा। सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जिसका कि एक जैसा इस्तेमाल होगा। अगर सब्ज़ी में आप नमक ज़्यादा डाल देंगे तो भी सब्ज़ी अच्छी नहीं लगेगी और सब्ज़ी में नमक कम डाल देंगे तो भी अच्छी नहीं लगेगी, ऐसा आप समझ सकते हैं। Salt was something consumed by the rich and the poor alike and it was one of the most essential items of food। और जैसा इन्होंने सॉल्ट ही क्यों लिया, क्योंकि सॉल्ट क्या था, सॉल्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसेंशियल आइटम होता है फूड के लिए। विदाउट सॉल्ट वी कैन नॉट फील द फूड टेस्टी, हमें फूड टेस्टी नहीं लगता। तो सॉल्ट एक ऐसी ज़रूरी चीज़ थी जो कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी। इसलिए इन्होंने एक ऐसा इशू, एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसमें कि जो मुद्दा शायद देश के हर व्यक्ति को एक साथ लाएगा और एक साथ लाने के बाद एक मास एजिटेशन के माध्यम से देश आज़ाद होगा। यस, now the tax on salt and the government monopoly over its production। सॉल्ट पर जो टैक्स था और सरकार की जो रणनीति थी उसके उत्पादन पे, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवील्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। अब महात्मा गांधी जी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो सामने लाएंगे ऐसा चेहरा ब्रिटिश सरकार का, उसको खोल देंगे। यानी जो एक ऑप्रेसिव फेस है, ऐसा फेस जो कि सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचने के बारे में उनका कोई भी ध्यान नहीं है। ऐसा ऑप्रेसिव फेस ब्रिटिश रूल का महात्मा गांधी जी लोगों के सामने दिखा देंगे, ऐसा महात्मा गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया। महात्मा गांधी जी इज लेटर वॉज इन अ वे एन अल्टीमेटम। महात्मा गांधी जी का जो लेटर था वो एक अल्टीमेटम के रूप में था। इफ़ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाय 11 मार्च, अगर उनकी मांग कब तक पूरी नहीं की जाएगी स्टूडेंट्स, 11 मार्च तक उनकी मांग अगर पूरी नहीं की गई, द लेटर स्टेटेड द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। तो लेटर के अनुसार, जो पत्र भेजा गया था उसके अनुसार कांग्रेस अब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट। इरविन इस बात को मैनेज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च अकम्पनीड बाय 78। इसलिए महात्मा गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध सॉल्ट मार्च शुरू कर दी, जो कि कितने मेंबर्स के साथ शुरू की थी उन्होंने, accompanied by 78 of his trusted volunteers, जो कि उनके बहुत ज़्यादा विश्वसनीय फॉलोअर्स थे, अनुसरण करने वाले थे। द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स। मार्च समाप्त हो गई लगभग 240 माइल्स दूर फ्रॉम गांधी जीज आश्रम, गांधी जी के आश्रम से, इन साबरमती, जो कि कहाँ पर था, साबरमती में, टू द गुजरात कोस्टल टाउन ऑफ दांडी। और साबरमती आश्रम से गुजरात का कोस्टल टाउन जिसका कि नाम था दांडी, वहाँ तक का सफ़र 240 माइल्स का था। द वॉलंटियर्स वॉकड फॉर 24 डेज। और जो फॉलोवर्स थे गांधी जी के वो लगभग कितने दिन चले, 24 डेज चले, अबाउट 10 माइल्स अ डे। लगभग औसतन वो एक दिन में 10 माइल्स चलते थे। थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी वेयर एवर ही स्टॉप। जहाँ पर कहीं भी महात्मा गांधी जी रुक जाते थे, मैनी पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम देयर जस्ट टू लिसन टू महात्मा गांधी जीज व्यूज़। महात्मा गांधी जी के व्यू सुनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स गैदर देयर, वहाँ पर इकट्ठे होते थे। एंड ही टोल्ड देम व्हाट ही मेंट बाय स्वराज, और वो उनको बताते थे कि स्वराज से उनका मतलब क्या है। एंड अर्ज्ड देम टू पीसफुली डिफाई द ब्रिटिश, और कहीं ना कहीं उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट की, उनको समझाया कि वो पीसफुली, शांति भरे ढंग से डिफाई करें ब्रिटिश को डिसओबे करें, उनकी बात ना माने, क्योंकि इस आंदोलन का नाम ही क्या था, विनम्रता से अवज्ञा करी जाएगी इस आंदोलन में। दैट्स वाई दैट movement was known as civil disobedience movement. On 6th April he reached Dandi, 6 अप्रैल को ये पहुँचे डांडी, एंड ceremonially violated the law, और कहीं ना कहीं इन्होंने इस नियम को, इस कानून को तोड़ दिया। मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर को बॉयल करके इन्होंने सॉल्ट बनाया।
दिस मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और ये एक शुरुआत थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। हाउ वॉज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कैसे ये आंदोलन असहयोग आंदोलन से अलग था। पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज़ कॉपरेशन विद द ब्रिटिश, अब लोगों से ब्रिटिश को कॉपरेट करने से मना नहीं किया गया था, एज दे हैड डन इन 1921 एंड 1922, जैसा कि उनसे 1921 और 1922 में करने के लिए कहा गया था। बट ऑल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज, अब बल्कि उनसे क्या कहा गया था कि वो जितने भी कॉलोनियल लॉज हैं उनको क्या करें, तोड़ दें। थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के अलग अलग हिस्सों से थाउजेंड्स पर्सन्स ब्रोक सॉल्ट लॉ, उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा। मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट बनाया एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट्स ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज, और उसका प्रदर्शन किया सरकार की सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने ही। एज द मूवमेंट स्प्रेड, जैसे जैसे ये आंदोलन फैला, फॉरेन क्लोथ वॉज बॉयकॉटेड, जो विदेशी सामान था उसको बॉयकॉट कर दिया गया। एंड लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, लिकर शॉप्स को बंद कर दिया गया। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस, किसानों ने रेवेन्यू और चौकीदारी टैक्सेस भी पे करने से मना कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड, विलेज ऑफिसर्स ने अपने पद से रिज़ाइन कर दिया। एंड इन मैनी प्लेसेस, बहुत सारी जगहों पर फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज, जो जो फॉरेस्ट पीपल थे, फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे, उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को, कानून को तोड़ दिया। गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल, और उन्होंने जाना शुरू कर दिया रिजर्व फॉरेस्ट में, वेयर दे वर डिनाइड टू एंटर, जहाँ पर उन्हें एंटर करने के लिए मना कर दिया गया था। उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट में जाना शुरू कर दिया, वुड कलेक्ट करनी शुरू कर दी और अपने जानवरों को वहाँ पर चराना शुरू कर दिया। वरीड बाय द डेवलपमेंट, द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिगिन अरेस्टिंग द कांग्रेस लीडर्स वन बाय वन, और इस विकास की चिंता को देखते, इस विकास से जो चिंतित होकर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया एक एक करके। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेज इन मैनी पैलेसेस, बहुत सारी जगहों पर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। When अब्दुल गफ़ार खान, अ डिवोट डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी, जब अब्दुल गफ़ार खान जो कि एक बहुत बड़े भक्त थे, शिष्य थे महात्मा गांधी जी के, वॉज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930, जब इनको अप्रैल 1930 में अरेस्ट करा गया। एंग्री क्राउड्स डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर, तो नाराज़ भीड़ ने प्रदर्शन किया कहाँ पर आकर, पेशावर की सड़कों पर। फेसिंग आर्मर्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग, इन्होंने बहुत सारी सशस्त्र जो कार थी जिसमें कि लोग शस्त्रों के साथ बैठे थे उनको फेस किया, पुलिस की फायरिंग को फेस किया। मैनी वर किल्ड, बहुत सारे लोग मारे गए। अ मंथ लेटर, एक महीने बाद, व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड, जब महात्मा गांधी जी को खुद अरेस्ट कर लिया गया। इंडियन वर्कर्स इन शोलापुर के जो वर्कर्स थे अटैक पुलिस पोस्ट, उन्होंने पुलिस चौकियों पर अटैक किया, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स पर अटैक किया, लॉ कोर्ट्स पर अटैक किया, रेलवे स्टेशंस पर अटैक किया। ऑल स्ट्रक्चर्स दैट सिंबलाइज्ड ब्रिटिश रूल, जितनी भी संरचना थी जो कि प्रतीक थी ब्रिटिश सरकार का। A frightened government responded with a policy of brutal repression, डरी हुई सरकार ने भी उत्तर दिया एक ऐसी नीति के साथ जिसमें बहुत ही हिंसा से भरा दमन किया गया लोगों का। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, शांति से भरे जो आंदोलन चला रहे थे सत्याग्रहीज, उन पर अटैक किया गया। विमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन, बच्चों को और लेडीज़ को मारा गया। एंड अबाउट हाउ मेनी पीपल वर अरेस्टेड? ओके स्टूडेंट्स, 1 lakh people were arrested at that time. In such a situation, ऐसी सिचुएशन में महात्मा गांधी once again decided to call off the movement, महात्मा गांधी जी ने एक बार फिर डिसाइड किया कि वो आंदोलन वापस लेंगे। एंड एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विद इरविन, और इरविन के साथ एक समझौता करेंगे। समझौते के लिए उन्होंने प्रवेश किया ऑन 5 मार्च 1931 में बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट। और जब ये गांधी इरविन समझौता हुआ, इसमें क्या था स्टूडेंट्स, ये बार बार आपसे पूछा जाता है व्हाट वाज गांधी इरविन पैक्ट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये आप इसको मार्क कर लेंगे। गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी जी सहमत हो गए कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। द कांग्रेस हैड बॉयकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, हालांकि कांग्रेस ने
फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को क्या कर दिया था, बॉयकॉट कर दिया था इन लंदन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेंगे कहाँ पर, लंदन में। एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, और सरकार सहमत हो गई कि जितने भी प्रिजनर्स हैं, जो राजनीतिक जो लोगों को प्रिजन में डाल दिया गया है, उनको छोड़ दिया जाएगा इन दिसंबर 1931। इसलिए दिसंबर 1931 में वेट अ मिनट, इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस। गांधी जी कहाँ गए, लंदन गए कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। बट द नेगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। लेकिन जो आपसी जो समझौता था वो नहीं हो पाया, जो आपसी अंडरस्टैंडिंग से बातचीत हुई उसमें गांधी जी सहमत नहीं हुए, इसलिए वो बड़ी ही निराशा से वापस लौटे। बैक इन इंडिया, इंडिया में वापस लौटकर ही डिस्कवर्ड, उन्होंने देखा डेट द गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। गवर्नमेंट एक नई चाल चल रही है लोगों को रिप्रेस करने के लिए, दमन करने के लिए। गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू बोथ वर इन जेल। अब तक इन्होंने आके देखा कि अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू जी दोनों ही कहाँ पर हैं, जेल में हैं। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। कांग्रेस को एक कैसी पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया, इलीगल पार्टी डिक्लेयर कर दिया गया। एंड अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग्स, और कई सारे मापदंड की एक सीरीज लागू कर दी गई जिससे कि इन मीटिंग्स को क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड बॉयकॉट सिस्टम को भी रोक दिया जाए। विद ग्रेट एप्रीहेंशन, बहुत ज़्यादा सोच समझने के बाद महात्मा गांधी जी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। महात्मा गांधी जी ने दोबारा से शुरू किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर ओवर अ ईयर। एक साल के बाद द मूवमेंट कंटिन्यूड, ये मूवमेंट लगातार बना रहा। बट बाय 1934, लेकिन 1934 तक इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम, इसने अपनी स्पीड कम कर दी। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट।